नमस्कार पुत्रों। आज हम वैदिक काल में आर्थिक स्थिति का वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम ऋग्वेद काल में आर्थिक स्थिति क्या थी, उसके बाद उत्तर वैदिक काल में इसकी हम तुलना करेंगे, या जो ऋग्वेद काल में जो आर्थिक स्थिति थी बाद में उत्तर वैदिक काल में इसमें क्या परिवर्तन आए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आर्थिक स्थिति। डालें हेडिंग, ऋग्वेदिक काल में आर्थिक स्थिति। अब यहाँ देखें, हमने राजनीतिक व्यवस्था पढ़ चुके हैं। जैसा हमारा समाज होता है उसी से हर चीज प्रभावित होती है। अब समाज कैसा था? वैदिक काल में ग्रामीण समाज था। ध्यान रखें, सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी, और जो वैदिक काल की सभ्यता या जो समाज ग्रामीण समाज था, इसका प्रकार एक प्रकार से कबीलाई ढांचा हुआ करता था। कबीलाई ढांचे का मतलब एक प्रकार से लोगों का समूह या जिसमें जनजाति तत्व अधिक होता है, एक प्रकार से अस्थायी तत्व। कबीलाई जो ढांचा होता है, जो स्थायी नहीं होते हैं एक जगह, ये अपना मूल स्थान कहीं भी चयन कर सकते हैं। जहां भी जाएंगे इनका हेड रहेगा, ये मुखिया रहेगा। तो टोटल मतलब यह है कि कबीलाई ढांचा अस्थायी है। ये परमानेंट एक जगह किसी भूमि के क्षेत्र को पकड़ते हुए वहीं नहीं रहते हैं। तो अस्थायी के कारण कबीलाई ढांचे में पशुओं का महत्व अधिक होता है, क्योंकि जहां जाते हैं वहीं पशु हो जाते हैं। तो ऋग्वेदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण जो इनका प्रधान हुआ करता था वो था पशुओं का महत्व। उसके बाद कृषि प्रधान, ठीक है, पशुओं का महत्व। अब पशुओं का महत्व इसलिए था क्योंकि कबीलाई ढांचा था। अब कृषि का नंबर सेकंड पे था। क्यों था सेकंड पर? क्योंकि स्थायी नहीं थे। तो स्थायी नहीं होंगे तो एक प्रकार से कृषि कैसे होगी? तो सेकेंडरी एक प्रकार से कृषि था, लेकिन जो मुख्य काम था, जो मेन उनकी आर्थिक स्थिति का जो प्रधान हुआ करता था काम, वह था पशुओं का महत्व। ठीक है, अब ध्यान रखें, ऋग्वेद काल में हम आर्थिक स्थिति पढ़ रहे हैं। आर्थिक स्थिति जैसी मन में आती है, कृषि आएगा, पशुपालन आएगा, उसके उद्योग आएंगे, उसके परिवहन आएंगे, ये पूरी चीजें उसमें ही आती है आपकी आर्थिक स्थिति में। जो हमारा महत्वपूर्ण हम उसको लेके चलेंगे। और ऋग्वेद काल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे पशुओं के ऊपर। यहां पशुओं का थोड़ा हम डीप पढ़ेंगे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में पशु हो जाएंगे सेकंड नंबर पर और कृषि हो जाएगी पहले नंबर पर। तो हम कृषि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, तो डालें हेडिंग, पशुओं का महत्व, सेकंड नंबर कृषि। इतना आपने देखा। अब पशुपालन, ऋग्वेद काल में पशुपालन क्यों महत्वपूर्ण था? सबसे पहले तो कृषि में सहायक, एक प्रकार से खेत में जो उपयोग होता था पशु, कृषि में सहायक हुआ करता था। विनिमय के साधन, इस समय मुद्रा नहीं हुआ करती थी, कुछ भी सामान लेना पड़ता था तो मुद्रा नहीं थी। तो मेन जो विनिमय के, जो वस्तु विनिमय के जो मेन तत्व हुआ करते थे वो गाय है, घोड़े है, इनका ही उपयोग होता था कि भाई कुछ सामान लेना है, आप हमें गाय दे दो, आप हमें ये सामान दे दो। क्योंकि सबसे बड़ी चीज हुआ करती थी ऋग्वेद काल में वो गाय माता हुआ करती थी, मेन संपत्ति। जिसके पास जितनी गाय वो उतना धनी होता था। खाद्यान्न, अब यहाँ खाद्यान्न में कुछ पशुपालन जैसे भेड़ हो गई, बकरी हो गए, कुछ चीजें खाने में भी एक प्रकार से जो मांसाहारी हुआ करते थे उनके लिए उपयोग होता था। यातायात, इक्का गाड़ी हो, बैलगाड़ी हो, ये पशुओं से होता था।
ये चीजें हो गई। तो पशुपालन में ये है, कई पशु होते थे, कुत्ता भी पालते थे, ऊंट भी पालते थे, बकरी, भेड़, बैल, ये सब। ठीक है। अब प्रमुख पशु कौन सा था? प्रमुख पशु वो गाय हुआ करती थी। ओके। उसके बाद सेकंड नंबर पे घोड़ा हुआ करता था, ये ध्यान रखें। पहला पशुपालन में प्रमुख पशु ऋग्वेद काल में गाय, और सेकंड नंबर घोड़ा। अब गाय के बारे में या गो शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 176 बार हुआ है। समझ लो इतनी बार उपयोग हुआ है, कितना महत्वपूर्ण हुआ। गाय के लिए अघन्य शब्द का उपयोग किया गया, जिसका वध ना हो सके, जिसका वध ना हो, जिसकी रक्षा की जा सके। मतलब एक प्रकार से अघन्य मतलब जिसको आप सोच भी नहीं सकते, इतना महत्वपूर्ण हुआ करता था। ये पेपर में भी आता है। गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी, और यह गाय या गो संपत्ति का घोतक माना जाता था या सूचक माना जाता था। संपत्ति को रही कहते थे उस समय। ओके। जो शब्द इन पेपर में जरूर आते हैं। गाय का इतना महत्व था कि जो दिनचर्या में या जो जीवन में जो शब्द उपयोग होते थे। ओके। अब गाय से संबंधित जो शब्द थे वो क्या क्या थे? जैसे सबसे धनी व्यक्ति को गोमत कहते थे। कितना महत्वपूर्ण हुआ होगा कि हर के आगे गाय के शब्द से शब्द बनता था। गोमत किसको कहते थे यहां आप लिख सकते हैं। गोमत मतलब धनी व्यक्ति, उस समय के सबसे ज्यादा पैसे वाला हो। पैसे मतलब उस समय धन क्या था? एक प्रकार से गाय हुआ करती थी। गोपति राजा को कहा जाता था, तो गाय की रक्षा करता था। अब जो अतिथि आते थे, कहते हैं अतिथि की, जो अतिथि होते उनका बड़ा सम्मान होता था, उनको गोहन कहते थे अतिथि को। अब जो शाम का समय होता था, शाम के समय को गोधूली कहा जाता था। उस समय दूरी मापने की जो इकाई हुआ करती थी या दूरी मापने का जो सूचक हुआ करता था, उसको गवयतु कहा जाता था। दूरी मापने की इकाई एक प्रकार से। और जो पुत्री होती थी, घर में कन्या होती थी, जो गाय का दूध निकालती थी, एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं, उसको दोहिता कहा जाता था। कन्या को, पुत्रियों को दोहिता कहा जाता था। मतलब आप देख रहे हो कि जितने भी शब्द उपयोग होते थे महत्वपूर्ण, उनके लिए गाय शब्द का या गाय का जो गो शब्द होता है, इससे द्वारा वो शब्द का निर्माण किया जाता था। इतना महत्वपूर्ण माना जाता था। गोमत धनी व्यक्ति, गोपति राजा, गोहन अतिथि, शाम के समय को दूधूली, दूरी मापने को गवितु, और पुत्री को दोहिता। अन्य पशु में कौन कौन से थे? अन्य पशु में उस समय जो जानकारी होती है, जो ऋग्वेद में लिखा हुआ है, बैल, भेड़, बकरी, ऊंट, कुत्ता, और एक सारमा नाम की कुतिया का भी वर्णन है। ध्यान रखें, पेपर में आने की उम्मीद है, क्योंकि कहानी है इसके ऊपर कि ऋग्वेद में एक सरामा नाम की कुतिया का वर्णन है। इसने, कहते हैं, इंद्र की गाय कहीं गुम हो गई थी, तो उसको पता लगाया था। तो ऋग्वेद में सरामा नाम की कुतिया का ध्यान रखना, कुत्ता वर्णन हुआ करता था। ये सब अन्य पशु में आता था। अब ये ध्यान रखें, बाघ और हाथी का वर्णन नहीं है। उत्तर वैदिक काल में एक व्यापारी रहेगा, वो हाथी को पालता था, तो जब ये वर्णन होता है तो उस समय ऋग्वेद के समय बाघ, टाइगर और हाथी का उल्लेख नहीं मिलता है। इतना आप देखो, फिर आगे चलेंगे। इतना ज्यादा महत्व था कि जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण गतिविधियों को गाय से ही जोड़ दिया जाता था। गोमत, गोपति, गोहन, गोधूली, गवेतु या दोहिता, ये सब पेपर में आने की उम्मीद है, ध्यान रखें। यहां तक कि जो युद्ध होता था, युद्ध भी गाय के लिए होता था। युद्ध भी गाय के लिए होता था। तो युद्ध का जो वर्णन है वो भी गाय से लिया जाता था। जैसे अपन कहें युद्ध के लिए गवेषण, गेसु, गव्य या गम्य। ये बार और सुन लो, युद्ध के लिए गवेषण, गेसु, गव्य
और गम में, ये शब्द युद्ध के लिए शब्द थे प्रचलित। उनका जो शब्द का निर्माण है उसमें भी गो आगे लगी रहती थी, तो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करती थी गाय उस समय। ओके, ये ध्यान रखें। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं कृषि। ओके, अब देखते हैं कृषि। अब ध्यान रखना पुत्रों कि ऋग्वेद काल में पशुपालन मेन था, क्योंकि कबीलाई ढांचा हुआ करता था एक प्रकार से, आज यहां तो कल वहां। ठीक है, और सेकंड नंबर पर कृषि हुआ करती थी। उत्तर वैदिक काल में कृषि मेन हो जाएगी, अपन देखेंगे, क्योंकि जनपद का या भूपति हो जाएगा राजा, भूमि के लिए लड़ाइयां होगी, भूमि स्थायी हो जाएगी। अभी तो क्या होता था, जो व्यक्ति जहां भी एक प्रकार से कब्जा कर लेता था वो वहीं अपनी कृषि उगाने लगता था, और आज यहाँ तो कल वहाँ, कोई भी जो पहले आ गया वो शुरू कर देता था, तो हो सकता वो व्यक्ति छोड़ के चला जाता था, तो यहाँ भूमि की लड़ाई नहीं होती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में भूमि के मालिक बनने लगेंगे, अधिकार मिल जाएंगे भूमि के संबंधित। ओके, तो यहाँ सेकंड नंबर पर था, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे हम ऋग्वेद काल में कृषि। अब यहाँ कृषि महत्वपूर्ण पहले नंबर पर क्यों नहीं था, ऋग्वेद कृषि प्रधान क्यों नहीं था, पशुपालन क्यों था, उस वहीं देख लेते हैं। अब पूरे ऋग्वेद में देखो, पूरे ऋग्वेद में हमारे 10 मंडल हैं, तो ऋग्वेद के कृषि का वर्णन 4 मंडल में मोटे मोटे तौर पे आता है। प्रथम मंडल में कुछ शब्द है कहीं लिखे हैं, कृषि संबंधी कुछ बातें लिखी होगी, 10वें मंडल में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कृषि से संबंधित जो मंडल है वो है चौथे नंबर का चतुर्थ मंडल। ओके, ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि से संबंधित कुछ बातें लिखी गई है, या कृषि की विधियां कैसी होती है, शब्दों के बारे में लिखा है, तो वो कृषि की संबंधित ऋग्वेद में चतुर्थ मंडल में लिखा है। एक सूक्त में लिखा है, मैं 57 टोटल की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखें, टोटल कितने सूक्त हैं ऋग्वेद में, मोटे मोटे तौर पर 1028 1028 सूक्त हैं। तो 1028 सूक्त में से मात्र ओनली एक ही सूक्त में है, इतना कम वर्णन है कृषि का ऋग्वेद में। समझ लो कि भैया पशुपालन मेन है, तो 57वें नंबर सूक्त में, ओके, 1028 सूक्त में से मात्र एक मंडल में 57 सूक्त में, जिसमें श्लोक बहुत ज्यादा होते हैं, तो 24 श्लोक, 57 सूक्त के 24 श्लोक कृषि पर समर्पित हैं, कृषि के बारे में इनका उल्लेख है। ओके, तो कौन सा नंबर है सूक्त का, 57, इसमें कितने श्लोक कृषि को समर्पित हैं, 24। अब कितने पूरे ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं, लगभग 10,462, 10,000 से ऊपर मंत्र श्लोक हैं, उनमें से मात्र 24 श्लोक हैं, और 1028 सूक्त में से मात्र एक सूक्त में पूरा कृषि के बारे में है। तो मोटे मोटे तौर पर यहां से हमें यह पता लगता है मित्रों कि कृषि ऋग्वेद में कृषि प्रधान नहीं थी, सेकंड नंबर पे आती थी, पशुपालन मेन हुआ करता था। उसका कारण था क्योंकि कबीलाई ढांचा हुआ करता था। आज भी कई जनजाति हैं, हमारे मध्य प्रदेश की ले लो, बालाघाट तरफ बेगा जनजाति, कुछ भारत में ऐसी जनजाति हैं जो आज कृषि करते हैं तो वो ज़मीन छोड़ देते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब वो अलग बात, सरकार ने स्थायी कर दी है, ये आपकी इतनी ज़मीन रहेगी आपकी, अब जंगल नहीं जला सकते आप लोग, ये आप लोगों को पता है। तो इसी कारण कृषि सेकंड नंबर पर हुआ करती। इसमें कॉन्सेप्ट वाले भी क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखें, और फैक्ट वाले भी आएंगे। अब फसल के संबंध में कहें तो मात्र एक फसल के बारे में जानकारी है पूरी तरह से, वो है जौ। क्या भैया, कृषि में जो मेन फसल थी मात्र एक ही फसल का उल्लेख है, जौ, और जौ को यप कहा जाता था। क्या कहा जाता था मित्रों, यप कहा जाता था। कहीं कहीं चावल की भी बातें होती, लेकिन उसको सेकंड नंबर पर रखना,
वो कई विवाद में रहता है। तो मेन चीज हमारी क्या हुआ करती थी, जो हुआ करती थी। और जो के अलावा एक शब्द का और उपयोग हुआ है, धान्य। इसको धान मत समझना, चावल वाला मत समझना। धान्य का मतलब यहां आया है वर्ण अनाज से। अब कौन सा अनाज है? गेहूं है, चावल है, मटर है, मसूर है, तुअर है, तिल है, मूंग है। कौन सा अनाज है ये कंफर्म नहीं है। तो धान्य का मतलब यह अनाज है, ध्यान रखना। धान का मतलब चावल नहीं है। कहीं कहीं किसी किताबों में लिखा रहता है ना चावल चावल, वो इसी गलतफहमी के कारण है। ओके। और जो हम वर्तमान में टॉपिक पढ़ रहे हैं ये बहुत ही कठिन, और नंबर लेना, अगर यहां से जिस व्यक्ति ने नंबर ले लिए तो वो बाकी लोगों से एक कदम आगे हो जाता है यहां से। ओके, आप यहीं से इसको समझ सकते हैं। अगर मेन में पढ़ाना होता तो अपन एक क्लास में निकल चुके होते तीनों टॉपिक में। तो धान्य का मतलब पुत्रों या अनाज से, ना कि चावल से। तो कोई पूछे भैया ऋग्वेद में कौन सी फसल थी? भैया एक ही फसल थी, इन लोगों को एक ही जानकारी थी, वो है जो। ओके। अब सिंधु घाटी सभ्यता में क्या जानकारी, उसके पहले क्या जानकारी, कोई सिंधु घाटी खत्म हो गई तो लोग फिर शुरुआत हुई। वो शहरी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। तो बात आ रही है इस समय की जानकारी क्या थी लोगों को। ओके, धान्य अनाज। अब इस अनाज को मापने का जो पात्र पेपर में आ चुका है, मापने की इकाई या मापने का पात्र क्या हुआ करता था, उर्दर। अपन नहीं देखते हैं कि बचपन में आपने गांव में देखा होगा, अपन छोटे छोटे हुआ करते थे, जब किसी दुकान पर अपन गेहूं ले जाते थे तो वहां नापने का वो नहीं होता था उनके पास तराजू या कुछ भी। तो उनका 1 किलो का अलग बाट हुआ करता था, उसमें भर लेते थे कि ये 1 किलो का हो गया, 5 किलो का सामान हो गया। जो मापने का पात्र ले लो या मापने की इकाई ले लो, उस समय हुआ करती थी उर्दर। ओके। और अनाज का कोठारा या कोठार या संग्रह या स्टोर जहां वो सेव करते थे, उसे कहा जाता था स्तीबी। करें, इस समय 2 प्रकार के साधन की बात आती है। एक तो स्वैजा, जो खुद अपने आप सिंचाई हो जाती थी, जिसमें लोगों का कोई मतलब नहीं हुआ करता था, जैसे वर्षा का जल। अब वर्षा का जल तो अपने आप आएगा, किसी व्यक्ति के मन से थोड़ी आएगा भी बारिश होने वाली है। अब वर्षा के जल को पर्जन्य कहा जाता था, ये पता है आपको, बादल के देवता। और नदी का जल, नदी के माध्यम से अपने आप एक प्रकार से होती, वो अलग बात है, आप खेत में ले जाती वो अलग चीज होती है, लेकिन ये खुद इस सिंचाई के साधन को स्वैजा कहा जाता है, जो अपने आप यहां सिंचाई हो जाती थी। अब वह साधन जो व्यक्ति सिंचाई करने के लिए खुद बनाता था, कुओं का निर्माण करता था, तालाब का निर्माण करता था, वो आता था खनितमा, जो खुद खनिज करता हो, जो खुद खोदता हो और अपने द्वारा निर्माण करता हो, वो इसमें आता है खनितमा में। ओके पुत्रों, बड़ी ये शब्दों का खेल है पूरा पूरा। अब खनितमा में ध्यान रखना पुत्रों, कुआ को इस समय अबल कहा जाता था, और कहीं कहीं छोटे छोटे तालाब भी, बारिश होती होगी उनने हल्का सा दिमाग लगाया होगा, और कहीं कहीं ये प्रकार से कुंडा छोटा मोटा अपन नहीं देखे गांव में छोटे मोटे खोद दिया करते हैं, तो वो उसको अबट कहा जाता है। कहीं कहीं पेपर में, कहीं किताबों में देखे होंगे आपने, कहीं कहीं कुएं को अबट कहते हैं। वो अबट तालाब होता है, अबल कुआ होता है। ये खनितमा में आते हैं। ओके, खनितमा में आते हैं। एक कुआ अबल है और तालाब अबट है, तो कई बार अबल अबट आगे पीछे हो जाते हैं। अब बात ध्यान रखना, यही याद कर लेते हैं, नेहर को कुल्या कहा जा है, लेकिन नेहर का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। एक बार और सुन लो, नेहर का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है, वो उत्तर वैदिक काल में है। उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद में उल्लेख आया है। ये लिखा उत्तर वैदिक काल, शॉर्ट में लिखा मैंने। उत्तर वैदिक काल में नेहर का वर्णन अथर्ववेद में है। तो नेहर को क्या कहा गया भैया? कुल्या कहा गया है। ओके, ये भी खनितमा में आता है। ऋग्वेद में मात्र यही थे, लेकिन उत्तर वेदी में सेम का सेम ये आगे बढ़ जाएगा, बस नेहर जुड़ जाएगी आपकी खनितमा में। इतना आपका हो गया, एक बार इसको देखें, शांति से पढ़ें। जो क्वेश्चन बनता है वो शब्दों का खेल है। पूरा खेल किसका है? शब्दों का है।
इस समय बैल को क्या कहा जाता था? विक्रय, विक्रय कहा जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ध्यान रखना है, बड़े बड़े बैल आ जाएंगे, बड़े बड़े बैलों को कहे जाएंगे महोक्ष। क्या कहे जाएंगे? महोक्ष। उत्तर वैदिक काल में वर्णन है, ना कि ऋग्वेद काल में। लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछने वाले थोड़ी पूछेगा, पूछना आएगा तो कि उत्तर वैदिक काल में है या ऋग्वेद काल में है, तो पूछ लिया महोक्ष। महोक्ष से मतलब क्या था? बड़े बैल से। तो ध्यान रखें, ऋग्वेद काल में बैलों को वृक्क कहा जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में बड़े बड़े बैलों को महोक्ष कहा जाता था। ओके। अब जो हल को ले जाता था, इसके माध्यम से जो हलवाहा कहा जाता है, इसको कीवास कहा जाता था। क्या कहा जाता था पुत्रों? कीवास कहा जाता था। अब जो जुता हुआ खेत, खेत को जोतते हुए खेत कंप्लीट हो जाता था, तो जुता हुआ खेत, अपन नहीं कहते हैं भैया यहां से हमें जुता हुआ खेत के सबूत मिले हैं। अब जुते हुए खेत को क्षेत्र कहा जाता था, कहीं कहीं क्षेत्र भी लिखा रहता है, तो क्षेत्रक या क्षेत्र कहा जाता है। ओके। हल को क्या कहा जाता था? लांगल या सीर कहा जाता था, लांगल या सीर कहा जाता था। अब जो अपन खेत बखड़ते हैं हल के माध्यम से, तो आपने देखा होगा वर्तमान में ट्रैक्टर से होते हैं, जो बखड़ने के बाद जो बीच में हल का जो निशान, जो खेत में जो आपको लाइन दिखती है ना, बखड़ने के बाद जो अपन खेत में खड़े होते हैं, अपन को छोटी छोटी नालियां दिखती है, उस रेखा को सीता कहा जाता है। ओके पुत्रों, इतना देखो आप, सीता मैया का नाम भी यहीं से आया है। अलग बात है, उत्तर वैदिक काल में जब कृषि प्रधान रहेंगे तो राजा जनक खुद हल के माध्यम से खेत जोत रहे थे, तो उस समय कहते हैं सीता का जन्म वहीं से सीता मैया की जो उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, चलो, सीता मतलब हल की रेखा, क्षेत्र के क्षेत्र जुता हुआ खेत, हल लांगल, कीवास हलवाहा। अब देखो गोबर के खाद को, या खाद दो बार लिखा गया, गोबर के खाद को साकम कहा जाता है कहीं कहीं, और कहीं कहीं करीसू कहा जाता है। इसको याद कर सकें तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो पेपर में आने बात तो पता लग ही जाएगा, ये हमने लिख चुके थे। ये आपका हो गया। अब जमीन दो प्रकार की होती थी, खेत दो प्रकार के हुआ करते थे, एक उपजाऊ, उपजाऊ को उर्वरा कहा जाता था, जो पड़ती जमीन होती तो कम उपजाऊ का होता था उसको खिल कहा जाता था। क्या कहा जाता था भैया? खिल कहा जाता है। लेकिन कहीं कहीं खिल को, जहां कम उपजाऊ हुआ करती थी या पड़ती जमीन हुआ करती, जहां खेत के लायक नहीं हुआ करती, तो वहां चारा उग आता है, तो ये प्रकार से इसको पशुचारण योग्य भूमि कहा जाता है। कहीं कहीं पेपर में आता है खिल को चारागाह कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं, चारागाह। ठीक है भैया, इतना देखें, फिर अपन आगे चलेंगे। ओके मित्रों, चलिए आगे। ये हमने पढ़ी कृषि और पशुपालन ऋग्वेद काल में। अब हम उत्तर वैदिक काल में आर्थिक स्थिति का वर्णन कर लेते हैं। ओके, स्पेशल कृषि की बात हो रही है। क्या देखना हमें यहाँ फिलहाल क्या देखना है? कृषि। अभी ऊपर हमने क्या पढ़ के आए? पशुपालन पढ़ के आए हैं, ध्यान रखें। उसके बाद हम कृषि पढ़ ली है। अब साथ साथ हम उत्तर वैदिक काल में यही कृषि पढ़ लेते हैं। ओके, फिर हम देखेंगे ऋग्वेद काल में बाकी चीजें। कृषि तो साथ साथ हमें दोनों पढ़ना है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो कृषि थी वो कृषि प्रधान हुआ करता था। उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जो अर्थव्यवस्था कैसी हुआ करती थी? कृषि प्रधान हुआ करती थी। वर्तमान भारत भी अपना कृषि प्रधान है, तो कृषि प्रमुख पेशा हुआ करती थी। क्यों हुआ करते भैया? क्योंकि वहां कबीलाई ढांचा हुआ करता था। अब यहाँ जनपद हुए थे। पूरी राजनीति कहानी पढ़ चुके हैं, अगर आपको यहाँ आसानी होगी पढ़ने के बाद, अगर आपने पढ़ लिया हुआ तो। स्थाई में वृद्धि हुई थी, यहाँ कबीलाई ढांचा टूट रहा था और क्षेत्र के लिए लड़ाइयां हो रही थी, तो क्षेत्र आधारित राज्य हुए थे, जिसको जनपद कहते हैं अपन। इनके कारण स्थायीपन ज्यादा हो गया था। जब स्थायीपन हुआ
तो कृषि महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि वहां अस्थायी था, वह कबीलाई ढांचा हुआ करता था, कबीलाई के यहाँ जाएंगे पशु वहां जाते थे। ओके, मेन कारण ये भी रहा कृषि प्रधान का। दूसरा कारण यहां ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में लोहे का आविष्कार हो चुका था। एक बार सुन लो, उत्तर वैदिक काल में लोहे का आविष्कार हुआ, लोहे का ज्ञान होने लगा था। तो लोहे के ज्ञान के कारण जो हल होते थे वो हल लोहे के बनने लगे थे, नीचे उनकी जो नोक हुआ करती थी वो लोहे की बनने लगी थी, जिसके माध्यम से गहरी खुदाई होने लगी थी। एक प्रकार से गहरी जुताई होने लगी थी, हल के माध्यम से गहरी गहरी जुताई होने लगी थी। अब खेत में गहरी जुताई के कारण तो कृषि में वृद्धि होने लगी थी, अनाज में वृद्धि होने लगी थी, एक कारण ये लोहे का। दूसरा कारण पुत्रों, लोहे के कारण कुल्हाड़ी का आविष्कार हुआ, लोहे की कुल्हाड़ी बनने लगी। अब लोहे की कुल्हाड़ी बनेगी, जंगल साफ होने लगे थे, जंगल कटने लगे थे, तो जंगल कटने के बाद वहां पर आग लगा देते थे। ठीक है, तो इसमें भी कृषि का विकास हुआ। और दूसरी कारण, इसी कारण भूमि का निजी अधिकार मिलने लगा, कुल्हाड़ी बनने लगी तो लोहे बनने लगे था, तो लोग अपनी अपनी कुल्हाड़ी से लोहे के माध्यम से जंगल को काटने लगे थे, खेत बनाने लगे। खेत में जो हल होता था वो भी लोहे का, मजबूत लोहे का बनने लगा था। तो गहरी जुताई के कारण तो कृषि के विकास में या कृषि में वृद्धि होने लगी थी। तो यही कारण हुआ करते उत्तर वैदिक काल में कृषि महत्वपूर्ण क्यों हो गई थी। ठीक है पुत्रों, कुल्हाड़ी कारण जंगल काटकर खेत बनाने लगे थे। अब इस समय देखें भैया कृषि का महत्व कैसे, किसी वेदों में, किसी भी उपनिषद में, किसी ब्राह्मण में, किसी संहिता में लिखा है कृषि का महत्व 100% लिखा है। उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, इसमें लिखा है अन्न ही ब्रह्मा है। अब अन्न यहाँ थोड़ा गलत लिखा गया, अन्न मतलब अनाज, या की जगह ना होना चाहिए, तो अन्न ही ब्रह्मा है। अब देखो, अन्न को, अनाज को ब्रह्मा का रूप देने लगे थे, भगवान का रूप देने लगे थे, इसका मतलब है कितना महत्वपूर्ण हो गया था। और इंद्र के लिए, जो ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं, इनको भी सुनासिर कहा जाता था। कहते हैं इंद्र के लिए सुनासिर हलवाहा, मतलब एक प्रकार से जो खेतों में जुताई करते हैं हलवाहा, उनका रूप इनको मानने लगे थे। तो देखो, इंद्र को सुनासिर कहने लगे थे, यहां से मतलब पता लग रहा है उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में जो ऋग्वेद में इंद्र जो महत्वपूर्ण देवता माना जाता था, उत्तर वैदिक काल में इसको सुनासिर कहने लगे थे। इसके कारण क्या लगता है कि भैया देखो कितना महत्वपूर्ण था, देवता खुद खेत जोत रहे हैं। और इसके साथ साथ ध्यान रखें, राजा जनक ने खुद हल पकड़कर खेत में जुताई की थी। तो कहीं वर्णन है, इससे पता लगता राजा खुद, राजा, ठीक है, देवता का नाम तो कह ही रहो आप, इंद्र को सुनासिर कहते हैं, हलवाहा का मतलब, यहां राजा खुद हल पकड़कर खेत की जुताई कर रहा है। तो इतना महत्वपूर्ण, मतलब एक प्रकार से उच्च दर्जा प्राप्त था खेती को। वर्तमान हम देखते हैं कोई कहता भी है अच्छा किसान हो तुम, किसान मतलब एक प्रकार से एक निम्न दर्जा का ले लेते हैं, किसान हैं। लेकिन उस समय राजा जनक खुद हल पकड़कर खेत की जुताई कर रहे हैं, तो मतलब एक उच्च दर्जा का स्थान हुआ करता था, इससे अनुमान लगा सकते हो। ठीक है, और अथर्ववेद में एक व्यक्ति का वर्णन है, कहीं कहीं पृथ्वीबेन लिखा रहता है, कहीं कहीं पृथुबेन लिखा रहता है, पृथुबेन और कहीं पृथ्वीबेन। कहते हैं इस व्यक्ति ने, इस देवता ने, जो भी हो, हल और कृषि की पद्धति की खोज की थी, आविष्कार किया था। कहते हैं भारत का पहला कृषि इंजीनियर माना जाता है। ओके, पहला कृषि इंजीनियर कौन था? पृथ्वीबेन या पृथुबेन, ये अथर्ववेद में लिखा है। अथर्ववेद में ही यहाँ पहली बार सिंचाई में नहरों का उल्लेख होने लगा था, मैंने आपको बताया था। ऋग्वेद में कुएं की बात भी थी, वर्षा की बात भी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में एक चीज और बढ़ जाएगी, नहरों का उल्लेख होने लगेगा। सर्वप्रथम अथर्ववेद में नहरों का उल्लेख पता लगा, उसको कुल्ल्या कहा जाता था, यहाँ ध्यान रखें। अब कृषि इतनी महत्वपूर्ण हो गई थी कि काठक संहिता में
काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खेत में जुताई का काम बताया गया है। मतलब हल को 24 बैल खींच रहे थे। मतलब एक प्रकार से गहरी जुताई की बात बता रहे हैं। कितना बड़ा हल रहा होगा या गहरी जुताई हो रही होगी, कितना महत्वपूर्ण हुआ करता था उत्तर वैदिक काल में कृषि। तो 24 बैल तैयार किए जा रहे हैं खेत की जुताई के लिए। तो काठक संहिता में ध्यान रखो 24 बैल एक साथ। और एक और संहिता है, उसका नाम है बाजर नेमी संहिता। बाजर नेमी संहिता में गहरी जुताई के लिए अलग अलग प्रकार के बैलों का उल्लेख है। जैसे 4 बैल, कहीं कहीं 6 बैल, कहीं 8 बैल, कहीं 12 बैल, कहीं 24 बैल। इतने कहीं 4, कहीं 6, कहीं 8, कहीं 12, कहीं 24 किया गया है बैलों द्वारा। ठीक है मित्रों, तो 2 जगह उल्लेख है। तो अधिकतम 24 बैलों द्वारा हल की जुताई हो रही थी। काठक संहिता में 24 बैल के बारे में लिखा है और बाजर नेमी संहिता में कहीं कहीं 4 बैलों से खेतों की जुताई होती थी, कहीं 6 बैलों से होती थी, कहीं 12, कहीं 8, कहीं 24। मतलब ये मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं जो हम पढ़ रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल में लिखा है। इससे हमें ज्ञात होता है कि उत्तर वैदिक काल में कृषि कितनी महत्वपूर्ण हुआ करती थी। ओके, आ जाओ आगे। अब देखो शतपथ ब्राह्मण में कृषि की समस्त प्रक्रिया का वर्णन है, या ये कह सकते हैं शतपथ ब्राह्मण में कृषि के संबंध कुछ शब्द बताए गए हैं। जैसे जुताई को कृषहंता कहा गया है, बुवाई को पवनंता कहा गया है, कटाई को लुण्डनता कहा गया है और मढ़ाई को मृण्डनता कहा गया है। ओके, तो पूरी कृषि की समस्त प्रक्रिया का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में है। जुताई मतलब अब खेतों में हम खाली हल के माध्यम से जुताई करते हैं, फिर हम बुवाई करते हैं, फिर फसल पक जाती है, फिर हम कटाई करते हैं। काटने के बाद हम हमारे खलियान में, जिसको खल कहा जाता है ऋग्वेद काल में, तो खल में उस अनाज को लाया जाता है, फिर उसको मड़ के माध्यम से अनाज निकाला जाता है। तो मढ़ाई, तो पूरी कृषि की समस्त प्रक्रिया का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में है। इन शब्दों का उपयोग किया पेपर में आ सकते हैं, ध्यान रखें। और 33 संहिता में वर्ष में 2 बार फसल उगाने का उल्लेख मिलता है। अब कौन कौन सी फसल हुआ करती, जो फसल तो पहले हुआ करती थी ऋग्वेद काल में। उत्तर वैदिक काल में गेहूं और चावल मेन हो गए थे। यहां गेहूं और चावल का उल्लेख मिलने लगेगा पूरी तरह से। तो उत्तर वैदिक काल में तो भैया चावल मानना, ध्यान रखें, गेहूं मानना, बाकी सब चीजें मानना है आपको। लेकिन ध्यान रखें ऋग्वेद काल में सिर्फ एक चीज लेकर चलना है ज्यादातर, वो है जो उत्तर वैदिक काल में अधिकांश आपकी फसलें आने लगेगी। अब गेहूं को गोधूम कहा जाता था और चावल कहते हैं मुख्य 2 प्रकार की प्रजाति पाई जाती थी। कहीं कहीं चावल को ब्रीही भी कहा जाता है और तंदुल भी कहा जाता है। वैसे तो 4 प्रकार या 5 प्रकार का वर्णन बताया गया है। चावल की 4 या 5 किस्में पाई जाती है, लेकिन फिर भी मोटे मोटे तौर पर 2 प्रकार के पाए गए हैं। तो इन्हीं प्रकारों में चावल को ब्रीही भी कहा जाता है और तंदुल भी कहा जाता है। ठीक है, ये मेन फसल हो गई। जौ के साथ साथ गेहूं और चावल मेन हो जाती है। इनके अलावा क्या, मूंग, जौ को यब कहते हैं, मोटे अनाज को श्यामक कहा जाता है, गन्ना, तिल, सरसों को क्या कहा जाता था, सारी साका, सन, पटुआ, ऐसे अलग अलग प्रकार की अनाजों का भी वर्णन है। कहीं कहीं तो मसूर भी लिखा रहता है। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि भैया ऋग्वेद काल में सिर्फ एक फसल मानी जाती है। कौन सी पुत्रों? जो उत्तर वैदिक काल में अधिकांश गेहूं और चावल और अधिकांश फसलों का वर्णन होने लगता है। ठीक है, इतना देखें, फिर आगे चलेंगे हम लोग। अभी हमने देखा, अभी हम ऋग्वेद के साथ साथ उत्तर वैदिक काल ही पढ़ रहे हैं। पशुपालन में ध्यान रखें, पशुपालन में एक बार मैं आपको दिखा देता हूं।
कि सबसे पहले हमने पशुपालन पढ़ा। पशुपालन में हमें पूरा पूरा ऋग्वेद पढ़ा। ऋग्वेद में गाय महत्वपूर्ण हुआ करती थी और ये चीजें हमने पढ़ी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ध्यान रखें, बाघ और हाथी का भी नॉलेज हो जाएगा। बाघ और हाथी का भी नॉलेज हो जाएगा। इसके अलावा हम उत्तर वैदिक काल में कुछ नहीं पढ़ना। फिर हमने ऋग्वेद काल में कृषि पढ़ी। उत्तर वैदिक काल में हमने यही पूरी पूरी कृषि का उल्लेख कर लिया। अब आते हैं हम शिल्प एवं उद्योग। ये हम शुरू करते हैं ऋग्वेद के साथ। ऋग्वेद काल में शिल्प और उद्योग कैसे होते थे? ऋग्वेद काल में वस्त्र बनाना प्रमुख शिल्पकार काम हुआ करता था। स्त्रियां जो कपड़े बनाती थी उनको श्री कहा जाता है, कहीं कहीं लिखा है पेशकरी कहा जाता है। ध्यान रखें, ये शब्द आप लिख सकते हो, श्री या पेशकरी। एक प्रकार से महिला जो बुनकारी होती हैं उनको कहा जाता है। जुलाहा को तंतुबाय कहा जाता है। करघा जो सामने बना है आपका, इसको तसर कहा जाता है। ऋग्वेद काल में कपास का ज्ञान नहीं था। ध्यान रखें, कपास का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी नॉलेज था लोगों को, लेकिन ऋग्वेद काल में कपास का उल्लेख नहीं मिलता है, ना ज्ञान था। सिर्फ ऊन था। क्या हुआ करता था? सिर्फ ऊन का नॉलेज हुआ करता था इस समय। अब देखो यहां इनको भी ध्यान रखना। बढ़ई को तसण कहा जाता था, जो एक प्रकार से जानवरों की खाल का संबंधी को काम करते हैं। चर्मकार को चर्मन्य कहा जाता था। नाई को बाप्ता कहा जाता था। और जो पैसा अपना ब्याज से चलाते हैं, जो हम कहते हैं सूदखोर, इसको बेकनाट कहा जाता है। और डॉक्टर को, वैद्य को भीषज कहा जाता। इतने महत्वपूर्ण हुआ करते थे। कृत्रिम पैर लगा दिए थे। ओके, विश्वपाल नाम का व्यक्ति था, उसके पैर कटे थे, उसको कृत्रिम पैर लगा दिए थे। और जो ब्रजराज नाम का व्यक्ति हुआ करता था, ब्रजराज, उसका अंधापन दूर कर दिया था। और जो आप सुनते हो चरमप्रास, अपने कहते हैं चवनप्राश, तो एक ऋषि हुआ करते थे, चवन ऋषि, उनके नाम पे ही चवनप्राश बना। उनको जो नौयवन का, जो युवा का, जो बहुत समय तक युवा रहे थे, कहते हैं इनको प्रदान किया था। एक प्रकार से नौयवन प्रदान किया था अश्विन देवता ने। तो मोटे मोटे तौर पे आप देख सकते हो उस समय भी कितना ज़्यादा एडवांस कंडीशन में थी कि पैर कटने के बाद भी कृत्रिम पैर लगा दिए थे। अंधे व्यक्ति की आंखें आ गई थी। तो प्रकार से ये उल्लेख कहानियां मिलती हैं अश्विन देवता की, डॉक्टर हुआ करते थे। ये शिल्प उद्योग हमें इतना ही पढ़ना है। यही हम उत्तर वैदिक काल में देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में जो महाजन हुआ करते थे, जो ये प्रकार अपन देखा ना, ऊपर लिखा सूदखोर को बेकनार कहा, ऐसी लगभग काम जो ब्याज के माध्यम से अपना पैसे चलाते थे, उसको कुशी दिन कहा जाता है। कुशी दिन कहा जाता था। एक प्रकार से कुशीन मतलब होता है ब्याज। वो जो ब्याज को देकर अपना पैसा देता और ब्याज लेता, उसको कहते हैं महाजन को कुशी दिन कहा जाता है। ओके, ये भैया पूरा पूरा शब्दों का खेल है, आपको ध्यान रखना है। बड़ा कठिन टॉपिक है ये, आपको पढ़ने ही पड़ेंगे आपको। ठीक है मित्रों, उत्तर वैदिक काल में हमें इतना ही देखना है। उत्तर वैदिक काल में और ऋग्वेद काल में ध्यान रखें, ये पूरा हमने ऋग्वेद काल पढ़ा। बस उत्तर वैदिक काल में ध्यान रखें, महाजन को कुछ ही दिन पढ़ लेना, इतने ही ध्यान रखें। मित्रों, यहां दो शब्द लिखा है, श्री और पेशकरी। स्त्रियां कपड़ा बनाने का कार्य करती थी, इनको ये कहते हैं। लेकिन स्पेशल ऊन के कपड़े बुनने वाली को श्री कहा जाता था, और जो कपड़ों में कढ़ाई करने वाली महिलाएं हुआ करती थी उनको पेशकरी कहा जाता था। ओके, ये महाजन तो हो गया हमारा कि महाजन को कुछ दिन कहा जाता था। एक प्रकार से कुशीद या कुशीन को एक प्रकार से ब्याज कहा जाता है उस समय का।
और ऋग्वेद में यहां तक कि वैदिक काल में कपास का नॉलेज नहीं था, ध्यान रखें, सिर्फ ऊन का यहां काम होता था। ये हमारा हो गया। अब आगे चलते हैं। धातु उद्योग। धातु उद्योग में ध्यान रखें, सबसे पहले देख लेते हैं ऋग्वेद। आर्य मुख्यतः ऋग्वेद में 3 धातुओं का प्रयोग करते थे, सोना, तांबा और कांसा। ऋग्वेद काल में ध्यान रखें, अपन दोनों कंपेयर पढ़ रहे हैं। आगे अपन ऋग्वेद पढ़ते हैं, बाद में अपन उसके बाद जो काम का होता है तो वहीं उत्तर वेद पढ़ लेते हैं, और ज्यादा ही होता है जैसे अपना कृषि था उसको अपन अलग कॉलम बना लिया था। तो धातु उद्योग में ऋग्वेद में आर्य लोग 3 धातुओं को जानते थे, सोना, तांबा और कांसा। लेकिन तांबा और कांसा को आयस कहते थे। वो क्या कहते थे? तांबा और कांसा को आयासा कहते थे, आयस। ठीक है। और अब यही उत्तर वैदिक देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में तांबा को कहने लगेंगे लोहित, ये पेपर में आता है। तांबे को उत्तर वैदिक काल में लोहित के बारे में उल्लेख हुआ है, और कांसा को त्रिपु आयस कहा गया है। एक बार सुन लो, ऋग्वेद काल में सोना, तांबा, कांसा का वर्णन है, लेकिन ऋग्वेद काल में तांबा और कांसा को आयस कहा जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में और विकास हो गया। उत्तर वैदिक काल में लोहित अयस को तांबा कहा जाने लगा, और त्रिपु अयस को कांसा कहा जाने लगा। ऋग्वेद काल में सोना को निष्क कहा जाता था, ध्यान रखें। ये प्रकार चाहे तुम आभूषण समझ लो, चाहे तुम सोने के ढेर को समझ लो निष्क, या सोने का हार समझ लो ऋग्वेद काल में। लेकिन मोटे मोटे तौर पर सोना को निष्क संबंधी कहते थे, चाहे वो सोने का हार हो, चाहे सोने का ढेर हो। ठीक है, मोटे मोटे तौर पर। लेकिन बाद में क्या, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, स्वर्ण जो पहले आभूषण हुआ करता था स्पेशली, बाद में ये वस्तु विनिमय का माध्यम बन गया था। इस प्रकार सोने को घोड़े, गाय या सोने के बदले आप कोई चीज ले सकते थे। ठीक है, और देख लो मित्रों, सोने को ऋग्वेद काल में मोटे मोटे तौर पर निष्क कहा जाता है। चाहे आप निष्क को आभूषण मान लो, चाहे तुम सोने का एक प्रकार से हार मान लो, सोने का हार। ठीक है, टोटल एक प्रकार से ऋग्वेद में स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा जाता था। इतना ही वर्णन मिलता है। सोने को आप निष्क भी कह सकते हो या सोने के आभूषण कह सकते हो। लेकिन बाद में जो स्पेशल सोने का आभूषण कहा जाता था, आभूषण में स्पेशल सोने का हार कह सकते हैं, बाद में यही सोना वस्तु विनिमय का माध्यम हो गया था। वस्तु विनिमय का माध्यम। वस्तु विनिमय क्या होती है? उस समय मुद्रा तो होती नहीं थी। गाय के बदले हमें कुछ सामान दे दो, गाय कीमती हुआ करती थी, भाई गाय हमें दे दो, आप ये सामान ले लो। या घोड़े को बेचते थे, घोड़े के बदले कुछ चीज ले लो, गाय ले लो या कुछ सामान ले लो या गेहूं ले लो, उदाहरण के लिए। लेकिन बाद में इसी निष्क को वस्तु विनिमय का माध्यम बना दिया उत्तर वैदिक काल में, और इसी निष्क को उत्तर वैदिक काल में हिरण्य अयस के नाम से जाना जाने लगा। आप जानते होंगे सिंधु नदी को हिरण्य नदी भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु नदी में सोना पाया जाता था किसी एरिया क्षेत्र में, तो हिरण्य अयस नाम से जाने, क्योंकि सिंधु नदी से ज्यादा प्राप्त होता था। ये ध्यान रखें। उत्तर वैदिक काल में लोहित को तांबा, त्रिपु को कांसा और हिरण्य को सोना कहा जाने लगा था। मैं आपको दोनों एक साथ पढ़ाऊंगा, आपको बार बार सुनना पड़ेगा भैया। ठीक है, अपन अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, जो काम का वो यहीं पढ़ते जाएंगे। ये तो हमें कॉमन चीजें हो गई। लेकिन ऋग्वेद काल में लोहे का ज्ञान नहीं था। ऋग्वेद काल में लोहे का ज्ञान नहीं था। उत्तर वैदिक काल में लोहे का ज्ञान होता है, और बाद में जब लोहे का ज्ञान होता है तो लोहे को किस नाम से जाना जाता था? कृष्ण अयस या श्याम अयस। कृष्ण या श्याम मतलब काला होता है,
कृष्ण या श्याम ऐस कहा जाता था। जो काला मतलब होता है, कृष्ण भगवान भी, श्याम भगवान भी नहीं कहते काले थे, तो कृष्ण और श्याम ऐस किसको कहा जाता था? लोहे को कहा जाता था। लेकिन ऋग्वेद काल में लोहे का ज्ञान नहीं था। उत्तर वैदिक काल में ज्ञान होता है लोहे का, और इस लोहे को कृष्ण अयस या श्याम अयस कहा जाता था। अब चांदी को तो वैदिक काल में नॉलेज नहीं था, ध्यान रखें। चांदी ना ऋग्वेद में नॉलेज था, ना उत्तर वैदिक काल में नॉलेज था। ये तो हम आगे देखेंगे। लेकिन फिर भी यहां ध्यान रखें आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु वैदिक काल में नहीं जानी जाती थी। चांदी को ध्यान रखना है आपको, चांदी तो जानी नहीं जानी जाती थी, लेकिन लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में हो गया था। ओके, ये बार और सुन लो, चांदी का ज्ञान समस्त वैदिक काल में नहीं था मोटे मोटे तौर पर, लेकिन लोहे का ज्ञान ऋग्वेद काल में नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हो गया था। ठीक है, अब यहां और देख लो, उत्तर वैदिक काल में निष्क, जो हम कहते हैं सोना, सत्यमान, पाद और कृष्णन आदि मापने की इकाइयां हो गई थी। क्या हुई थी? मापने की इकाई मानी जाती है, मापने की इकाइयां मानी जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती थी कृष्णन। क्या मानी जाती थी? कृष्णन। निष्क, सत्यमान, पाद और कृष्णन, ये समस्त मापने की इकाई मानी जाती थी उत्तर वैदिक काल में, और सबसे महत्वपूर्ण कृष्णन। ओके, तो हमने दोनों धातु उद्योग को ऋग्वेद और उत्तर वैदिक एक साथ पढ़ने की हमने कोशिश की। तो हो सकता है आपको थोड़ी परेशानी हुई हो, लेकिन अपन अलग अलग बनाएंगे फिर लंबी क्लास हो जाती है पूरी, तो इतना महत्वपूर्ण नहीं था। जो अलग अलग था हमने यहीं पढ़ लिया पूरा। ठीक है, तो आर्य मुख्यतः 3 धातु का नॉलेज था ऋग्वेद काल में, सोना, तांबा, कांसा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहा और बढ़ जाएगा, लोहे का नॉलेज और हो जाएगा। लेकिन चांदी का दोनों न ऋग्वेद में न उत्तर वैदिक काल में नॉलेज हुआ करता था। बाद में ये नाम कहने लगे थे। तांबा, कांसे को लोहित, त्रिपु, कांसा कहा जाने लगा था, कृष्ण लोहे कहा जाने लगा था, सोने को रंग कहा जाने लगा था। ये आप ध्यान रखें। और इस समय वस्तु विनिमय मुद्रा हुआ नहीं करती थी उस समय, तो गाय, घोड़े और सोने को अदला बदली में एक प्रकार से एक्सचेंज के माध्यम से व्यापार होता था। पहले हमने ऋग्वेद में आर्थिक स्थिति देखी, तो यह ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण पशुपालन था, सेकंड नंबर पर कृषि था। फिर हमने पशुपालन ऋग्वेद में पढ़ा, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो पशुपालन में मात्रा को ध्यान रखना है, इनको हाथी भी पालने लगे थे और इनको बाघ का नॉलेज हो गया था। कोई व्यापारी उत्तर वैदिक काल में हाथी पालता था तो उसको नॉलेज हो गया था हाथी का, इसमें उत्तर वैदिक काल में। दोनों बराबर चीजें, दोनों सेम सेम। कृषि में ऋग्वेद काल में पूरी हमने कहानियां पढ़ी, लेकिन साथ साथ हमने गहराई से उत्तर वैदिक काल भी देखा। उत्तर वैदिक काल में अन्य चीजों की नॉलेज हो जाएगी, यहां हमने दोनों को कंपेयर किया, महत्वपूर्ण था। ध्यान रखें, ऋग्वेद काल में पशुपालन के संबंधी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ऋग्वेद काल में, और उत्तर वैदिक काल में कृषि संबंधी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर हमने शिल्प उद्योग दोनों को साथ साथ पढ़ा। सबसे पहले हमने से ऋग्वेद पढ़ा, फिर हमने वहीं उत्तर वैदिक काल देख लिया। धातु उद्योग भी ऐसे ही देखा, स्पेशल हमने देखा स्टार्टिंग में कौन कौन सी धातु ऋग्वेद में थी और बाद में लोहे का ज्ञान हो गया। तो इस प्रकार से हमने मोटे मोटे तौर पर आज का पूरी क्लास का अध्ययन किया। ठीक है मित्रों, एक बार में आपको समाधान नहीं होगा, 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको पूरा स्पष्ट होगा। और मुझे आशा है इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है मित्रों, चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।